हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग होता क्या है। जैसे कि हम लिखते हैं 7 का वर्ग, 7 का वर्ग बराबर 7 स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 49। ऐसे ही लिखते हैं 10 का वर्ग बराबर 10 स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि कोई कांस्टेंट संख्या लेते हैं, जैसे x का वर्ग, x का वर्ग यदि हम बोलेंगे तो जैसे हमने 7 का वर्ग लिखा 7 का स्क्वायर कर दिया, 10 का वर्ग लिखा 10 का स्क्वायर कर दिया, इसी प्रकार एक कांस्टेंट संख्या का यदि हम वर्ग लिखते हैं तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। ये हमारे लिए एज अ फॉर्मूला काम करने वाला है। ठीक है, तो जैसे ये x का वर्ग हो गया तो इससे हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम नोट करेंगे। किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से ऐसे लिख लेते हैं, स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या का यदि हमें वर्ग निकालना है तो उस संख्या का वर्ग उसी से गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी एक परिभाषा कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, वर्ग का फॉर्मूला किस तरह से निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, वर्ग ज्ञात करना, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट लेते हैं, यदि इकाई अंक 5 हो, यदि संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 हो। जब संख्या का इकाई अंक 5 होगा तो उस समय संख्या का वर्ग किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 15 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। अच्छा, और एक संख्या ले लेते हैं हम 125 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इन संख्याओं में सभी में आप देख रहे हैं कि इकाई अंक सभी में 5 है। इकाई अंक सभी में क्या है, 5 है। तो इन संख्याओं को वर्ग किस तरह से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, जो इकाई अंक 5 है उसका करेंगे वर्ग। इकाई अंक 5 है उसका करेंगे वर्ग 25। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार ये जो इस 5 के अलावा जो अंक बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसमें +1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। 1 में +1 करने पर 2 प्राप्त होता है, और इस 2 का इस पूर्व संख्या से मतलब 1 से गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और हमारी जो 15 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 225। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर में इकाई अंक 5 का करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर करने पर क्या हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो जो आगे अंक लिखा हुआ है उसमें 1 प्लस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस करने पर 4 प्राप्त होगा, और 4 का गुणा पूर्व संख्या 3 से गुणा करने पर प्राप्त होता है हमारे पास 12। 4 तिया 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1225। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं 55 का स्क्वायर, 55 में इकाई अंक है हमारे पास 5, और 5 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 5 के आगे वाला जो अंक है उसमें +1 करेंगे। +1 करने पर हमारे पास 6 हो जाता है, और 6 का गुणा 5 से करते हैं, 6 पंजे 30, तो हमारा हो जाएगा 3025। 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। अच्छा, किसी 3 अंकों की संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है
125 है, तो इसका इकाई अंक 5 और 5 का करेंगे स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 अंक हैं 12, इसका मतलब पूरे के पूरे 2 अंकों की संख्या को लेंगे और इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे। 12 में +1 करने पर हो जाता है 13, और 13 का गुणा जब हम 12 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 156। 13 का गुणा 12 से करने पर 156 आ जाता है, और हमारा 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15,625। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 5 होगा उनका वर्ग किस तरह से निकालेंगे ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसके बाद सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें। सेकंड पॉइंट है, अच्छा, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 5 ही नहीं होगा उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जिनका इकाई अंक 5 नहीं हो, जिनका इकाई अंक 5 नहीं हो उनका वर्ग किस तरह से निकालेंगे उसको सीख लेते हैं हम। जैसे कि कुछ संख्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जैसे कि 32 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, और एक संख्या ले लेते हैं 3 अंकों की 118 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, इकाई अंक इसमें आपको देखना है कि जो संख्या है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इसमें संख्या है 32 और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 और 3, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो इकाई अंक है उसका कीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया आपने। इसी प्रकार सेकंड जो पार्ट है 3, इसका भी कीजिए स्क्वायर। बीच में आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा 2 से कर देना है। दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे कि 2 गुणा संख्या है 3 गुणा 2, दोनों संख्याओं को गुणा किया और फिर उसका गुणा कर दिया 2 से। तो इसको हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमें लिखना कैसे है, आपको राइट हैंड साइड से लिखना है, इधर से लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 के बाद सिर्फ एक अंक लिखना है, 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 में से सिर्फ 2 को लिखेंगे, 12 में से सिर्फ किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। अच्छा, जो 1 है वो कैरी के रूप में 9 के पास चला जाएगा, कैरी के रूप में 9 के पास जाएगा, तो 1 9 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और हमारा आंसर हो जाएगा 1024। कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इससे समझ लेते हैं। चलो, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 और 4, 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर, और बीच में दोनों संख्याओं को गुणा, 6 गुणा 4, और इन दोनों का कर देना है फिर 2 से गुणा। ठीक है, अच्छा, 4 का स्क्वायर लिखा, 16 आ गया, इन संख्याओं को गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको लिखना कैसे है, मैंने बोला था सबसे पहले एक अंक को लिखिए RHS से, राइट हैंड साइड से। 6 लिखा, एक कैरी के रूप में आया, और ये हो जाएगा 49, 49 में से 9 लिखा, 4 कैरी के रूप में आया, और ये हो जाएगा 36 और 4 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 96। इसी प्रकार 92 के बारे में बात कर लेते हैं। इसको भी हमने 9 और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2 का, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, समझ में आ गया होगा आसानी से। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसी प्रकार 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे सॉल्व, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप इसे करेंगे तो आपको ये इतने स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, अब हमें इसे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6, 3 कैरी के रूप में जाएगा 81, और 3 हो जाएगा 84, तो आपका आंसर हो जाएगा 84 64। इसी प्रकार यदि हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको 2 पेयर में डिवाइड किया, 8 और 11। अच्छा, 8 का वर्ग लिखा हमने 64, 11 का वर्ग लिखा हमने 121, और इसी प्रकार दोनों का गुणा किया, 11, देखिए पेयर बनाया था हमने 11 का और 8 का, तो इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं, 11 का गुणा किया 8 से, 11 8 88, और 11 8 88, और 88 का गुणा जब हम 2 से करेंगे
तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 176। कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। और इसको हमें लिखना है तो सबसे पहले यहाँ 4 लिखेंगे, 6 को यहाँ कैरी के रूप में भेजेंगे। 6 जब इसमें जुड़ेगा, देखिए 6 और 6 12 होता है 2, और ये हो जाएगा 18। 18 यहाँ पर कैरी के रूप में जाएगा, 18 कैरी के रूप में जाएगा, तो 18 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 139। आपका आंसर हो जाएगा 139/24। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये आपको जब अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। किसके बारे में बात करते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। सबसे पहले तो ये जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, उसके बाद इनकी कुछ अवधारणा जानेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसी प्रकार संख्याएं चलती हैं। तो आपने देखा कि ये जो संख्या मैंने लिखी है ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जब ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये सभी क्या हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्याओं पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूं छोटे छोटे, जिनका जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। 1 तथा 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? ऐसे ही चौथा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 तथा 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? 1 तथा 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? 1 तथा 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? ठीक है, आपको इनका जवाब देना है, बड़े ध्यान से सावधानी से जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में। 1 से 100 तक, देखिए 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक इसको यदि आप नोटिस करें तो इसमें 1 और 100 दोनों ही शामिल हो रही हैं। 1 से 100 तक दोनों ही शामिल हो रही हैं। 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये दोनों भी शामिल हो रही हैं। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी? 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया किस तरह से। अच्छा, इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें, 1 तथा 100 के मध्य, 1 तथा 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? इसको यदि आप ध्यान से देखें तो 1 तथा 100 के मध्य बोला है, तो इसमें 1 और 100 दोनों संख्याएं ही शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इसने मध्य के बारे में बात की है। जब एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, दोनों ही शामिल नहीं हो रही हैं, तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 8। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सिर्फ कथन से, सिर्फ शब्दों से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बदल गया है।
ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अच्छा, 1 से 500 तक बोला है, इसमें 1 भी शामिल है और 500 भी शामिल है। तो 1 के बारे में तो हम जान चुके हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 500 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 500 तक है, इसीलिए 500 से आगे हम जा नहीं सकते। तो 500 से आगे नहीं जा सकते, लेकिन 500 से पहले तो आ सकते हैं। अच्छा, 500 से जस्ट पहले आपको ये देखना होगा कि पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है। 500 से जस्ट पहले पूर्णवर्ग संख्या आपको देखनी है। देखिए, एक पूर्णवर्ग संख्या है, 500 से जस्ट पहले वाली पूर्णवर्ग संख्या होती है 484। 500 से जस्ट पहले वाली पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है, 484 होती है। और 484 वर्ग होता है 22 का। किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है 484। तो आपने देखा 1 से 500 तक, एक इसमें शामिल हो रहा है, और 500 तक, तो इसमें 500 तक, और जो 500 जस्ट पहले वाली पूर्णवर्ग संख्या 484 है, जिसको हम काउंट करेंगे इसमें, तो 1 से 500 तक टोटल पूर्णवर्ग संख्या हो जाएंगी 22, क्योंकि 1 से लास्ट 22 का ही वर्ग है 484, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो 1 तथा 500 के मध्य कितनी पूर्णवर्ग संख्या होंगी। अच्छा, 1 तथा 500 के मध्य है, तो दोनों के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ना तो 1 शामिल होगा और ना ही 500 शामिल होगा। एक पूर्णवर्ग संख्या है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं हो रहा है। 1 शामिल नहीं हो रहा है, 500 तो पहले भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं था, और 500 पहले भी शामिल नहीं था। तो 500 से जस्ट पहले वाली पूर्णवर्ग संख्या 484, जिसको हम इसमें भी काउंट करेंगे, क्योंकि मध्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ एक जो पूर्णवर्ग संख्या है उसको हटा देंगे। हमारा पहला आंसर था 22, लेकिन अब हमारा आंसर हो जाएगा 21। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 जो 484 है वो 500 से पहले आता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ अवधारणाओं की। पूर्णवर्ग संख्याओं पर आधारित ही कुछ अवधारणा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, यदि आपके पास ए और बी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो यदि ए और बी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब तभी दे सकते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि पहला है a प्लस बी एक सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। a माइनस बी सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। a गुणा बी सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। a अपॉन बी सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। अच्छा, इन यदि चारों पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको ये बताना है ये कथन सत्य और असत्य, इन कथनों में से बताना है आपको सत्य और असत्य। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो a प्लस बी सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो मैंने सदैव लिखा है इस पे आपको फोकस करना है। सदैव का मतलब है कि ये कथन हमेशा हर संख्या के लिए सत्य होना चाहिए, तभी सत्य माना जाएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। तो इसके लिए इसे हम उदाहरण से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए a बराबर ले लेते हैं 4, एक पूर्णवर्ग संख्या है,
और b बराबर ले लेते हैं 9, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि a प्लस बी करते हैं, मतलब 4 प्लस 9 करते हैं, तो हमारे पास 13 आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के बारे में a माइनस बी सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यह कथन भी हो जाएगा असत्य। इसका मतलब है a माइनस बी सदैव, a और b दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हैं, तो इसे बोल सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं, किन्हीं भी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं a बराबर ले लेते हैं 16, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, b बराबर ले लेते हैं 4, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, इसको यदि हम बात करते हैं 16 माइनस 4 के बारे में बात करें 12, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कथन हो जाएगा असत्य। अच्छा, सदैव पे फोकस ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि यह कथन सभी संख्याओं के लिए सत्य होगा, तभी सत्य माना जाएगा, अदरवाइज असत्य माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, जैसे कि हमने सेकंड कथन के लिए लिया है। जैसे कि a बराबर यदि हम 25 ले लेते हैं, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और b बराबर ले लेते हैं 16, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि इनका अंतर करते हैं, जैसे कि 25 माइनस 16 करेंगे, तो हमारे पास 9 आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं संख्याओं के लिए तो सत्य है, सभी संख्याओं के लिए सत्य होगा, तभी सत्य माना जाएगा, अदरवाइज ये क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। तो इसीलिए आपको फोकस करना है सदैव पर। इसके बाद बात करते हैं कथन नंबर 3 पर। अच्छा, इसमें बोला है कि किन्हीं भी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का यदि गुणा करते हैं तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यदि पूर्ण वर्ग संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा ही पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इसको आप ले सकते हैं, जैसे a बराबर लिया आपने 4 और b बराबर लिया आपने 9, इनका यदि हम गुणा करते हैं तो 4 गुणा 9 बराबर 36, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यदि हम फोर्थ कथन के बारे में बात करें तो a अपॉन b, मतलब किन्हीं भी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को यदि एक दूसरे से विभाजित किया जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, यह कथन हो जाएगा असत्य। यह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, a बराबर 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, b बराबर 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि हम 25 को 16 से डिवाइड करते हैं, 25 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये चारों कथन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। यदि हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे कि पहला गुणधर्म हो जाएगा, पहला गुणधर्म हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 7, 8, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा, 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी संख्याएं भी लिखी थी, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो आपने देखा कि कहीं भी कोई भी इकाई अंक ऐसा नहीं है जो 2, 3, 7, 8 हो। तो चारों में से कोई भी इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं आएगा। यदि आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, उनमें से ये अंक दिखता है इकाई अंक, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में एक
पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास 52, 86, 32। ऑप्शन बी है 39, 24, 58। ऑप्शन सी है 110, 224। ऑप्शन डी है 35, 62, 67। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें यदि आपको सेलेक्ट करना हो, देखो हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, लेकिन हम कुछ तरीके भी सीख रहे हैं, कुछ गुणधर्म सीख रहे हैं जिनसे हम आसानी से ऑप्शंस को काट सकते हैं। जब हमें ऑप्शंस काटने हों तो आपको देख लीजिए, इसमें इकाई अंक 2 है तो ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती, इकाई अंक 8 है तो ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती, इकाई अंक 7 है तो पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, इस कथन को ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पढ़ना है। पूर्णवर्ग संख्या होने पर उसमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये चेक करना था। अच्छा, अब ये संभावना बनती है कि ये पूर्णवर्ग संख्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो इसको हम टिक कर देंगे, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अगले गुणधर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगले गुणधर्म के बारे में बात करें तो अगला गुणधर्म है, अच्छा इसमें हम देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लिखा 64, 12 का स्क्वायर लिखा 144 और 16 का स्क्वायर लिखा 256। इसी प्रकार मैं इधर लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। अच्छा, तो एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, इसमें आपने देखा कि 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। 8 एक सम संख्या है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। और 8 का स्क्वायर भी एक सम संख्या है। 8 का स्क्वायर भी क्या है? एक सम संख्या है। 12 सम संख्या है, 12 का स्क्वायर भी सम संख्या है। 16 सम संख्या है, 16 का स्क्वायर भी सम संख्या है। 3 विषम संख्या है, 3 का स्क्वायर भी विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है, 7 का स्क्वायर भी विषम संख्या है। 13 सम संख्या है, 13 का स्क्वायर भी विषम संख्या है। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि किसी सम संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है, और किसी विषम संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसमें हमारे पास एक अवधारणा बन जाएगी, एक कथन बन जाएगा या फिर एक गुणधर्म बन जाएगा कि सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग सदैव एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और सेकंड गुणधर्म बन जाएगा हमारे लिए विषम संख्या का गुण, विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो ये दोनों गुणधर्म आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं अगले गुणधर्म के बारे में। अगले गुणधर्म के बारे में बात करें, देखिए अगला गुणधर्म है पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं में, पूर्ण वर्ग संख्याओं में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सदैव सम संख्या होती है, सदैव सम संख्या होती है। मतलब यदि कोई पूर्णवर्ग संख्या है और उसके अंत में 0 हैं तो वो 0 सदैव सम संख्या में होंगी। 0 सदैव कैसे होंगी? सम संख्या में होंगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 20 का वर्ग। 20 का वर्ग लिखेंगे तो हम लिखते हैं 20 गुणा 20 40, 400 हो जाता है।
अच्छा मैं लिख देता हूँ 300 का वर्ग, 300 का वर्ग लिखता हूँ। देखो 3 का वर्ग होता है 9, कितनी जीरो है 2, और 2 की मैं लिख दूंगा 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 90,000। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ 16,000 का वर्ग, 16,000 का वर्ग लिखता हूँ। 16 का वर्ग होता है 256, और 3 जीरो है तो 3 की मैं 6 जीरो लिख दूंगा, 6 जीरो हो गई। तो आपने देखा कि इनमें जो अंत में जो जीरो आ रही हैं उनकी संख्याओं को देखिए, अंत में जो जीरो आ रही हैं उनकी संख्याओं को देखिए। इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 4 जीरो हैं, और इसमें 6 जीरो हैं, और ये तीनों ही पूर्ण वर्ग। तो हम देख रहे हैं 20 का स्क्वायर 400, 300 का स्क्वायर 90,000, और 16,000 का स्क्वायर किया तो इसमें, और ये तीनों ही क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तीनों ही क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसमें देखिए अंत में जो जीरो की संख्या आ रही है, इसमें 2 है, इसमें 4 और इसमें 6, जो कि सम संख्या है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन ए है 135 672, ऑप्शन बी है 64 जीरो, ऑप्शन सी है 12 996, ऑप्शन डी है 126 25 000। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे चेक करते हैं, पहला ऑप्शन इकाई अंक क्या है 2, इकाई अंक 2 है। इस गुणधर्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जिस पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कट जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी में। तो इसमें देखते हैं कि जीरो की संख्या 1 है जो कि विषम संख्या है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जीरो की संख्या 3 है जो कि विषम संख्या है, इसीलिए ऑप्शन कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आसानी समझ में आया होगा आपको। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला गुणधर्म है आपके पास, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो 5 से पूर्व सदैव 2 होगा। 5 से पूर्व सदैव क्या होगा, 2 होगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 15 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, 15 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 15 का स्क्वायर आता है 225। हम लिखते हैं 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर आता है आपका 25 और 3 चौक 12, 1225। और यदि हम लिखते हैं 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर आता है 25 और 8 9 72। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये तीनों ही पूर्णवर्ग संख्याएं हैं, और इसका इकाई अंक 5 है, और इससे पूर्व 2 आ रहा है। इकाई अंक 5 पूर्व में 2 आ रहा है। तीनों ही पूर्णवर्ग संख्या हैं, और तीनों में ही देखिए आप कि इकाई अंक 5 होने पर इससे 5 से जो जस्ट पहले आ रहा है वो 2 है। यदि पूर्णवर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 5 है तो उसके पूर्व में हमेशा 2 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 156 235, ऑप्शन बी 125 44, ऑप्शन सी 64 008, ऑप्शन डी 526 560। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इन ऑप्शन को देखेंगे। वैसे तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन काट ही सकते हैं अपने गुणधर्म से, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, यदि ये पूर्णवर्ग संख्या है और इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो इकाई अंक 5 से पहले 2 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, चलो इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में चेक करते हैं। पहले ऑप्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 8 से पहले 0 हैं, लेकिन हमने क्या बोला था कि जीरो की संख्या, इससे जो पहले गुणधर्म पढ़ा था, जीरो की संख्या अंत में होनी चाहिए, लेकिन अंत में क्या है 8 है और इकाई अंक 8 है,
इकाई अंक 8 कभी होता नहीं है किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का। इसमें 0 की संख्या 1 है जो कि विषम संख्या है, इसीलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा अच्छे से। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगले गुणधर्म के बारे में बात करें तो अगला गुणधर्म है हमारे पास दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दो क्रमागत पूर्णवर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी, इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्रमागत पूर्णवर्ग संख्याएं कौन सी होंगी। क्रमागत पूर्णवर्ग संख्याएं कौन सी होंगी, हम देखते हैं कि 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 4 और 9 दो पूर्ण वर्ग क्रमागत संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 4 और 9 के बीच में कोई भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं आती है, तो ये क्रम से चलने वाली, लगातार आने वाली पूर्णवर्ग संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट से हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर तथा 3 का वर्ग, 5 का वर्ग तथा 6 का वर्ग, और ले लेते हैं 12 का वर्ग तथा 13 का वर्ग। ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सेम 5 का स्क्वायर तथा 6 का स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। अच्छा, इसे हम लिख लेते हैं 12 के वर्ग से 13 के वर्ग तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें हमें जो पूर्णवर्ग संख्या हैं इनके मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी, ये हमें देखना है। बात कर लेते हैं, जैसे कि 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है। इन दोनों के मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी वो हम देख लेते हैं। 5, 6, 7 और ये 8। ये जो प्राकृतिक संख्या आ रही है ये दोनों ही संख्याओं के मध्य में हैं। यदि इनको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, तो चारों ही प्राकृतिक संख्या हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2 का वर्ग तथा 3 के वर्ग के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। लेकिन इस तरह से ये तो छोटी संख्याएं थी जिसका हमने वर्ग करके और बीच में संख्याएं काउंट कर ली। लेकिन जब बड़ी संख्या होंगी तो उनके मध्य में प्राकृतिक संख्याओं को काउंट करना आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसे एक शॉर्ट तरीके से करेंगे। इसमें शॉर्ट तरीका क्या रहेगा कि जो पूर्णवर्ग प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं उनमें से जो छोटी है उसका 2 से गुणा कर देना है। जो छोटी है, जैसे कि इसको यदि हम बात करते हैं 2 का वर्ग तथा 3 के वर्ग के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, तो 2 का गुणा 2 से करने पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का वर्ग तथा 6 के वर्ग के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, इसे हम यदि ज्ञात करते हैं तो 5 का गुणा 2 से कर देंगे, तो 2 गुणा 5 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 10। इसी प्रकार, अच्छा ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं 12 के वर्ग से 13 के वर्ग तक कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। इससे पहले जो 2 पॉइंट हैं, 2 का वर्ग तथा 3 का वर्ग, 5 का वर्ग तथा 6 का वर्ग, इनके मध्य की प्राकृतिक संख्या पूछी हैं। जब मध्य की पूछी हैं तो इसमें ना तो 2 का वर्ग 4 शामिल होगा, ना ही 9 शामिल होगा। इसीलिए अब इसमें बात करते हैं 12 का वर्ग से 13 के वर्ग तक, तो इसमें इनके मध्य की संख्याएं तो आएंगी, लेकिन 12 का वर्ग भी शामिल होगा, 13 का वर्ग भी शामिल होगा। इसीलिए हमारे पास सबसे पहले 12 का गुणा 2 से करेंगे, 2 गुणा 12, तो ये तो हो जाएंगी इनके मध्य की संख्या, 24।
लेकिन इसमें 12 का वर्ग भी शामिल होगा, 13 का वर्ग भी शामिल होगा, इसीलिए 2 संख्याएं और ऐड कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 26 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कथन पे भी ध्यान देना है कि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार का लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इनसे हमारे पास कोई एक गुणधर्म बन जाता है, हमारे पास गुणधर्म बन जाता है यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो n प्लस n का वर्ग तथा n प्लस 1 का वर्ग के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। चलो देखिए, n स्क्वायर तथा n प्लस 1 का, देखिए क्रम से आ रही है, n प्लस 1, ये क्रम है ना, n के बाद n प्लस 1 ही आएगा, तो इनके वर्ग के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसा कि हमने सीखा है कि छोटी, देखिए छोटी n होगी, n प्लस 1 से छोटी क्या होगी, n होगी, छोटी संख्या का गुणा 2 से कर देंगे तो हमारे पास बीच की प्राकृतिक संख्याएं निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसी प्रकार एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n प्लस 1 का वर्ग तथा n प्लस 2 का वर्ग के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो इसको भी हम देखें तो n प्लस 1 और n प्लस 2 दोनों ही क्रमागत हैं, तो इसमें छोटी संख्या का गुणा किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, और ये 2 n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 2n प्लस 1 आ जाएगी। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं n स्क्वायर तथा n स्क्वायर से n प्लस 1 स्क्वायर तक कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि n स्क्वायर से n प्लस 1 स्क्वायर तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इनके बीच की नहीं पूछी है, देखिए पहला कथन था हमारा इन दोनों के बीच की, लेकिन अब यहाँ पर ये भी शामिल होगी और ये भी शामिल होगी। इनके बीच की संख्या आ रही थी 2n, इन दोनों के मध्य की जो प्राकृतिक संख्या आ रही थी वो 2 का गुणा n से करने पर 2n आ रही थी, लेकिन इसमें हमें n का स्क्वायर भी शामिल होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर भी शामिल होगा, इसीलिए 2 संख्या एक्स्ट्रा और हो जाती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2n प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ गुणधर्म और हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं। अगले गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इसमें बात करते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे ही ये विषम संख्याएं थी, सम संख्या ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इसको लिखते हैं 64, इसको लिखते हैं 36, इसको लिखते हैं 144। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें देखिए कि क्या मैं 49 को 24 प्लस 25 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 121 को 60 प्लस 61 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 169 को 84 प्लस 85 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा लिखना कैसे है, एक कम कर दीजिए और आधा कर दीजिए। जैसे हमने 49 में से एक कम किया 48, 48 का आधा किया 24, 24 प्लस 25। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं इसमें से क्या गुणधर्म निकलता है। इसमें से गुणधर्म निकलता है हमारे पास कि विषम संख्याओं के वर्ग को, विषम संख्याओं के वर्ग को 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं
के योग के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इससे देखिए इसका मतलब क्या है, विषम संख्याओं के वर्ग, ये विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग किया तो 49 आया। विषम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक चलती हैं, ठीक है। तो दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं जैसे कि 24 के बाद 25 आता है और दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर है 121 को हमने 60 और 61 लिखा। 60 और 61 दोनों ही क्रमागत संख्या हैं और दोनों ही प्राकृतिक संख्या हैं और दोनों को प्लस के रूप में लिखा गया, ठीक है। अच्छा, यदि हम उस सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं सेम, तो सम संख्याओं को देखें हम कि 64 को हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग में नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं 32 + 32। 36 को लिख सकते हैं 18 + 18 और 144 को लिख सकते हैं 72 + 72। तो आपने देखा कि इसमें क्रमागत संख्या नहीं है, इसमें समान संख्याओं का योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग में नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा ये टॉपिक। ये टॉपिक का पार्ट 1 था, वर्ग और वर्गमूल का। सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।